पैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। बजट ट्रांसमिशन 2026-2027 इस स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है टैक्स एक्सपर्ट हैं अब्दुल वहाब बेदी। अब्दुल साहब, आपको बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम कहेंगे शो में। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है तंजील बिन अब्दुल रऊफ़, आप भी एनालिस्ट हैं, PhD स्कॉलर हैं, आपका भी बेहद शुक्रिया। और हमें ज्वाइन किया है PMLN के सीनियर रहनुमा राजा क़मरुल इस्लाम साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, आपके वक्त का भी बेहद शुक्रिया। राजा साहब, आपसे शुरुआत कर लेते हैं आप मेहमानों की इजाज़त से। राजा साहब, बजट आ गया, बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, आम आदमी को 7% इजाफा किया गया तनख्वाहदार तबके के लिए, लेकिन आप समझते हैं कि ये काफ़ी है ये? क्योंकि आम आदमी फिर भी वही सवाल पे खड़ा है कि आम आदमी के घर तक जो है वो रिलीफ किस हद तक पहुंचेगा, क्योंकि इस 7% के इजाफे के साथ उसको जो टैक्सेस हैं वो भी बहुत सारे देने हैं, तो वो इस बजट से आम आदमी तो खुश होता नजर नहीं आ रहा। क्या कहेंगे आप? जी, बिल्कुल मैं आपकी इस बात से, जहाँ सरकारी मुलाजम, ये सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो आम आदमी का एक कंपोनेंट है और कंसिडरेबल कंपोनेंट है, ये उनके लिए ये इजाफा काफ़ी नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि ये कौन से हालात हैं जिसके तहत ये बजट दिया गया, और ये आर्जी सूरत हाल है। इंशाल्लाह जब बेहतरी आएगी तो उसमें मज़ीद बेनिफिट्स आएंगे। और ये वो वाहिद हिस्सा है जो जिसमें कि तनख्वाहों का इजाफा उतना नहीं है जितना होना चाहिए था। हमें हुकूमत को इस चीज़ का एहसास भी है, इदराक भी है। और ये चूँकि इस वक्त जो हालात हैं, जिन हालात में बजट आया, वो कि हमारी दीगर सारे जो फैक्टर्स हैं उसमें रिलीफ दिया गया। मसलन इसी के साथ साथ अगर आप इसको जोड़ें तो आपने टैक्स का जिक्र किया, तो ये जो सरकारी मुलाजमीन जो टैक्स की स्लैब में आते हैं, छोटे मुलाजम तो शायद नहीं आते, लेकिन जो बाकी आते हैं तो उनका उसमें रिलीफ भी सैलरीड क्लास को, जो सैलरीड क्लास बड़ी ऑनेस्टली अपने टैक्स देती थी और वाहिद शायद सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है जो टैक्स देता है, तो वो उनमें जो है वो उनके टैक्सेस की स्लैब्स में कमी आई है। लेकिन ये यहाँ तक ये बिल्कुल बात बजा है कि इसमें ज़्यादा इजाफा हुकूमत करना चाहती भी थी, करना चाहिए भी था, लेकिन मजबूरी ये थी कि इस वक्त जो आज के हालात थे, और ये फिर मैं रिपीट करूं कि ये टेम्परेरी सूरत हाल है। अगर ये आप मान रहे हैं कि आम आदमी की मुश्किलात में कोई खातिर खा कमी नहीं वाक़ होगी? नहीं, उसके साथ साथ अगर कुछ और चीज़ों को भी ऐड हम कर दें, मसलन जो आम आदमी की जो डे टू डे एम्प्लॉयमेंट का इशू है, कि जो ये तो प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर तो चला है, कुल आबादी का 1 या 2% होगा जो गवर्नमेंट मुलाजमीन है, लेकिन उसके साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और जिनके हालात भी कोई ज़्यादा काबिल रश्क नहीं है, उनके लिए जैसे कि अभी प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र में जो है वो कमी लाई गई, उससे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो है वो मिलेगी, जिला मिलेगी, और उसके साथ साथ जो अलाइड रोज़गार हैं, चाहे वो इंडस्ट्री है, उसमें इजाफा होगा। ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि उसके साथ साथ ये रिलीफ है, और इसके साथ दीगर भी बहुत सी चीज़ों में जो गुजारिश ये आपने कहा आगे जाकर बेहतरी आएगी, चले अल्लाह करे ऐसा ही हो जाए। कंस्ट्रक्शन साइट की अभी आपने बात की, सेक्टर की बात की कि उसके अंदर आपको लगता है इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, बट अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। सवाल आपसे ये है कि अभी ये जो सिलसिला है कि जो आपके अलाइज़ हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, बहुत सारे इशूज़ के ऊपर डेडलॉक बना रहा, टेक्निकल टर्म्स की तरफ नहीं जाता, पहले तो ये जानना चाहूँगा कि इनके तहफ़्फ़ुज़ात आखिर हैं क्या ये जो मीडिया में इत्तलात आ रही हैं इस हवाले से कि जो सूबों का बजट है इसको कम करने की बात हो रही है, इसकी वजह से नाराज़ हैं, और अगर ऐसा है तो इनको कैसे मनाया गया? क्या इन्होंने इन मामलात के ऊपर समझौता कर लिया है? क्योंकि अगर यहाँ से गवर्नमेंट को प्रेशर रहेगा तो फिर तो ये जो अभी आप टैक्स के हवाले से बात कर रहे हैं, इसमें तो टेक्निकलिटीज़ बहुत सारी हैं जिसके ऊपर आगे चल के बात कर लेंगे। इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही है, आप मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि कोई ऐसी पॉलिसी बताई ही नहीं गई, क्योंकि जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने कोई ऐसी पॉलिसी हमें दी ही नहीं जिससे हमें ये पता चले कि आने वाले 5 साल के बाद पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा। हाँ, ये ज़रूर होगा कि हमारे कर्जे जो हैं वो और बढ़ते चले जाएंगे और हम उनको सेटलमेंट के लिए मज़ीद कर्जे लेते रहेंगे। ये ज़रा फरमाइएगा। देखें, जो प्रोफाइलिंग बजट, पहली बात तो यह है कि बजट स्पीच एक इख्तिसार के साथ उस का एक डॉक्यूमेंट होता है अगले साल के लिए, और पिछले साल के हवाले से टैक्सेस का या ये तखमीना बुनियाद, आपसे ज़्यादा कौन जानता है, मैं तो एक लेमैन हूँ। लेकिन उसके साथ साथ आप देखें कि उन्होंने 2 साल की, जब पिछले 2023 से प्रोफाइलिंग करके बता दिया कि ये ग्रोथ रेट मनफी से जो है वो अब
ऊपर गया। इंडस्ट्रियल जो हमारा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का है वो ग्रोथ रेट 6.1 को भी टच किया उसने। जो दूसरा हमारा जनरल ग्रोथ रेट था वो चूंकि टारगेट गो अचीव नहीं कर सका 4.2 का, लेकिन वो भी 3.7 है। तो उन्होंने ये प्रोफाइलिंग तो कर दिया। वो ऑब्वियसली पॉलिसी जो 5 इयर्स की है वो तो साथ साथ दीगर चीज़ों में कुछ चीज़ें हमें क्लैरिफिकेशन हो गई। कल जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें पिछले साल की और सालों की परफॉर्मेंस का तो अंदाज़ा हो गया। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो सारे इंडिकेटर्स जो मैक्रो लेवल पे किसी इकोनॉमी के इंडिकेटर्स होते हैं, चाहे वो पॉलिसी रेट है, इंटरेस्ट रेट है, उसको देख लें कि वो 22% से शायद 11% पे अभी इस वक्त है, तो हाफ तो वो हुआ। उसको देख लें, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो किसी वक्त $4 बिलियन थे, अब वो गालबन 17-18 पे हैं। इसी तरह आप जो हमारी अपना फॉरेन एक्सचेंज का जो इनफ्लो है। अच्छा राजा साहब, खुर्रम रोकड़ी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, सीनियर सियासतदान है, उनको भी ज़रा शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। रोकड़ी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। रोकड़ी साहब क्या कहना चाहेंगे? ज़ाहिर है बजट स्पीच आपने भी सुनी, आपको क्या लगता है कि वाक़तन आम आदमी को रिलीफ पहुँचा है, ये सिर्फ आदाद शुमार का जो अशारियों को जो है वो एक बेहतर तौर पर बस दिखा दिया गया है? देखिए, शुगर एक कोट तो करके जो मौजूदा सूरत हाल है, हमें कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि बजट में को बहुत रिलीफ मिलेगा, और मिला भी नहीं। साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझे बताएं कि आपको आवाज आ रही है मेरी? जी 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 जी, फरमाइएगा। मैंने कहा कि बजट से कोई रिलीफ मिलना भी नहीं था। आपके पास जितना पैसा है वो आता है और आपके जो खर्चे हैं उनके अंदर चला जाता है। टैक्सेशन आपकी जो है वो बहुत कमजोर है, और जो बाकी पैसा आपके पास बचता है वो आपने उधार जो उनका जो आपने सूद दिया हुआ है उस पे लग जाता है, और जो थोड़ा बहुत उससे बचेगा वो कुछ सब्सिडीज हैं, आप उसके अंदर चले जाएंगे। तो अगर हम ये समझें कि बजट आएगा जिससे बड़ा रिलीफ मिलेगा, या आप और हम बैठ के सोचेंगे कि बहुत बड़ा काम हो गया, ये पॉसिबल ही नहीं। कोई भी गवर्नमेंट हो, यानी ये नहीं कि ये नून की गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो इस वक्त तमाम की तमाम से बैठ जाए, बजट कभी भी फ्रूटफुल नहीं हो सकता। उसके लिए कुछ और मुहर्रिकात हैं जो कि इस वक्त हम हासिल नहीं कर पा रहे। हाँ, ये एक अलग सब्जेक्ट है कि आने वाले दिनों के अंदर हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो, और उस इकोनॉमी स्ट्रांग के लिए पहली रिक्वायरमेंट आपकी क्या है कि बाहर से पैसा इन्वेस्ट हो, हम कहते हैं। दूसरा ये है कि हम यहां से कुछ बाहर भेज भी रहे हों। तीसरी चीज ये है कि 18th अमेंडमेंट के बाद आपका जो प्रोविंशियल टैक्स कलेक्शन है वो उसके अंदर भी बड़े फ्लॉज हैं। अब आपका जो एफबीआर है वो कोई गवर्नमेंट, अब आप उस एफबीआर को क्या करें, बाहर उठा के बाहर फेंक दें। एफबीआर जो है इस वक्त तक कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर पा रहा, बावजूद इसके कि पूरी कोशिश भी गवर्नमेंट करे। तो ये वो चीजें हैं कि जिनके साथ आप गुजारा कर रहे हैं, और आपने इकोनॉमी को कोलैप्स होने से और मुल्क को डिफॉल्ट होने से आप ये बजट बचा लेते हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है हुकूमत की कि वो आपको डिफॉल्ट से या इकोनॉमी के बिल्कुल कोलैप्स होने से बचा ले। तो अगर हम ये समझें कि इन बजट्स के साथ कोई रिलीफ मिलेगा या पब्लिक को फायदा होगा ऐसा कि जिससे खुशी की लहर दौड़ जाए, तो ये कहना मुमकिन नहीं है। एब्सोल्युटली सर, आपकी बात से एग्री करते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको देखकर ये कहा जाए कि इससे आने वाले वक्त में बेहतरी नज़र आएगी, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डायरेक्शन सेट करते हैं। जैसा भी कुछ देर पहले हमारे भाई राजा साहब ये फरमा रहे थे कि होप देनी चाहिए थी, ऐसा कुछ हमें नज़र नहीं आया। ये बजट जो था महज सिर्फ एडजस्टमेंट नज़र आई है। वो जो कर्जे ले चुके हैं उनकी अदायगियों के लिए अवाम उन्नास पे कैसे खर्च किया जाएगा, उनकी हेल्थ पे, एजुकेशन पे, वो पॉलिसी अनफॉर्चुनेटली उसमें कुछ ऐसी चीज़ है ही नहीं जिसको देखकर ये कहा जाए कि इससे अवाम को रिलीफ मिलेगा। स्टूडियोज़ की तरफ आते हैं, आप दोनों हजरात हमारे साथ ही रहिएगा। स्टूडियोज़ में भी मेहमान ग्रामी यहाँ पे मौजूद है। अब्दुल वहाब साहब, टैक्स रिफॉर्म्स की बात हो रही है, अभी बात हो रही थी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की। आप एफबीआर के हवाले से क्या कहेंगे? एक फॉर्मर जो इसके जो चेयरमैन थे वो ये कहते हैं कि जनाब इसको असर नौ के अंदर आप इसको रिफॉर्म्स लेकर आएँ, और ये जो 22,000 मुलाजमीन हैं इनको आप फारिग करें क्योंकि ये करप्शन का मंबा है, और उसके बाद इसका नाम भी तब्दील कर दें, इसको पाकिस्तान रेवेन्यू बोर्ड बना दें आप। तो ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन मान लीजिए अगर हो भी जाएगी तो क्या आप अपने जो डिज़ायर्ड टारगेट्स हैं उनको अचीव कर सकेंगे? प्लीज़ हैव यू से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू यासिर भाई बुलाने के लिए, शुक्रिया। जहाँ तक बात है आपके सवाल की टैक्स रिफॉर्म के हवाले से, पिछले 20 साल में एफबीआई का जो स्ट्रक्चर है वो कोई 3 बार तब्दील हो चुका है जी, ठीक है ना। ये रीजनल टैक्स ऑफिस में जोनल
तश्कील की जाती है, कभी उसको जोन को खत्म करके इन्फोर्समेंट जोन और Cabins कलेक्शन change और ऑडिट होते हैं। जोन्स ले जाते हैं कि इसको हम टारगेट करेंगे कि, और अभी भी वही इन्होंने सीन क्रिएट किया है अगेन, क्योंकि 2019 में इन्होंने इन्फोर्समेंट जोन ऑडिट जोन बनाए थे। Absolutely. 2022-23 में अगर उन्होंने अगेन उसको चेंज करके जोनल स्ट्रक्चर ले आए, और आज बजट में इन्होंने फिर से जो रिफॉर्म्स की बात की गई है कि हम फेसलेस ऑडिट करेंगे और कलेक्शन के ऑफिसर्स अलग होंगे, Exactly. एनफोर्समेंट के ऑफिसर्स अलग होंगे, फील्ड फॉर्मेशन के ऑफिसर्स अलग होंगे। ठीक है। तो इससे हासिल उसूल उस वक्त तक नहीं होगा जब तक आपकी नीयत साफ ना हो। वर्कफोर्स कम होगी, फर्क नहीं पड़ता। टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन आ जाने के बाद तो आपको इस ह्यूमन पूरे बजट में मुझसे पूछा ना अच्छी चीज क्या लगी मुझे, जी इस पूरे बजट में अच्छी चीज क्या लगी, सिर्फ एक चीज अच्छी लगी, AI का जो इसमें इन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट एक स्टार्ट लिया है। सर, बट द क्वेश्चन इज इट गुड फौरन नहीं इनफ फॉर आएगा। अस? Us, ये obviously. हम swallow कर सकेंगे, डाइजेस्ट कर सकेंगे, इतनी एपेटाइट है हमारी? कस्टम्स के अंदर उन्होंने जो उसके एक्सपेरिमेंट जो फेसलेस का शुरू किया, इसके वजह से काफी फर्क पड़ा कस्टम्स के अंदर। करप्शन को कैसे लेकिन एलिमिनेट करेंगे? इसमें- फॉर्मूला बताएं ना। मैं बता रहा हूँ ना फॉर्मूला, देखें अभी बहुत सारी चीजें फर्क है। आप जब बात करें फेसलेस AI स्ट्रक्चर की, जिसमें उन्होंने बात की कि जो ऑफिसर्स की जो इख्तियार आते जी। हैं ऑडिट सिलेक्शन की, वो बिल्कुल खत्म ठीक कर दी जाएंगी। Right. अगर तो ऐसा होता है, क्योंकि इस वक्त देखें सबसे बड़ा आपका डेफिसिट क्या है, FBR का और बिजनेसमैन का आपस में ट्रस्ट डेफिसिट है। एब्सोल्युटली। कोई भी बंदा जो टैक्स नेट से बाहर है वो आना ही नहीं चाहता टैक्स नेट के अंदर, क्यों? और जो What's the टैक्स नेट reason? में है वो चाहता है मैं बाहर निकल जाऊं, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ब्लैकमेलिंग है। थानेदार कल्चर है ना, थानेदार से तो ऊपर निकल गए, आपने क्योंकि जो थानेदार टैक्स culture है। और थानेदार से दूसरी ऊपर बात निकल है, गए। एक और बात है, जो भाई, टैक्स थानेदार दे से रहे ऊपर हैं, निकल गए, ऊपर निकल थानेदार गए से ऊपर ना, निकल गए। अब तो अटला वाला कल्चर है, मारो मारो वाला कल्चर है। ना, वो कल्चर खत्म हो गया। मेरा सवाल है, अगर Please, go on. भाई ये बताएं कि अगर लेट्स से पॉसिबल हो गया, थानेदार वाला कल्चर भी ले आए, चले मैं कह रहा हूँ आप जोड़िया बाजार या ली मार्केट या जो इस जगह के आप वहां पर ले जाके कैसे अपना टैक्स रिकॉर्ड बढ़ा सकते हो? वहां जाना ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सर, प्रोग्रेसिव अप्रोच तो लेकर आए, आप उसका कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन तो लाए ना। तंजीम सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन प्रोवाइडर इस दिस सॉल्यूशन वो स्ट्राइक पर बैठ जाएंगे ना। आप अपनी नेट इनकम जनरेट करें, दैट्स माय पॉइंट। आप कैसे करेंगे जाके पहले उनको लेके तो आए सर? डॉक्यूमेंटेशन आप में। इतनी प्रोग्रेसिव अप्रोच तंजील भाई, आपके आपने पास बात है? की, उससे प्लीज। देखिए दो बातें हैं। एक तो बात ये है कि जो आपका टैक्स और GDP रेशियो है, आपका जो इस वक्त टैक्स नेट में लोग जो हैं, आपका कहने को तो फाइलर्स की तादाद IMF को दिखाने के लिए आपने 7 मिलियन तक ले गए, जी, जी। ठीक है ना, लेकिन एक्चुअल में 7 मिलियन लोग टैक्स नहीं दे रहे। एग्जैक्टली। देने वाले लोग वही 70,000 सेटलमेंट्स भी हो रही है ना उसके अंदर, ये भी तो है। आपने उसको तो देखिए ना, काउंट ही नहीं किया, वो तो इंटर आपने जहां जोर चल सकता है आप वही जोर चलाएंगे। वही करेंगे। डॉक्टर साहब प्लीज। है इस मुल्क का जी। कि सिंस फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन हमारे पास जो टैक्स नेट में लोग हैं, देखिए एक्चुअली पता क्या है जी। ये जो हमारे हुक्मरान हैं, चाहे किसी को भी ले लें, ये मेहनत करना नहीं चाहते, राइट। ये मेहनत ही नहीं करना चाहते। इनकी सर मेहनत, इससे ज्यादा मेहनत और क्या होगी? डॉक्टर साहब यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इससे ज्यादा मेहनत और क्या करेंगे कि उन्होंने अपने डेट को सेटल करने के लिए IMF का दरवाजा खटखटाया, उसके बाद आपने फॉरेन रिजर्व स्टेबल किए, आपने स्टेचुरी रिजर्व स्टेबल करने सॉरी टू के इंटरप्ट, लिए मैं आपने बताऊं, पैसे। बजट के अंदर प्लीज 8 ट्रिलियन डॉलर का उन्होंने रखा है इसमें हाँ। डेब्ट पेमेंट, जी, इंटरेस्ट पेमेंट डेट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट है। एक और चीज में, और क्या एक एक्सपेक्ट कर मिनटों रहे हैं? में 8 ट्रिलियन रुपीस में इन्होंने मेंशन किया हुआ कि हमारा 18,000 के अंदर 8 में ट्रिलियन का 8,000 अरब के जी, जी। इंटरेस्ट की सूद की अदायगी करनी है, जी। लेकिन एक बात आता है कि ये सूद की अदायगियां रुपीस में नहीं होंगी। जी जी, आपको आज चाहिए ये डॉलर। पॉइंट है। और अगर मैं डॉलर डॉलर में पेमेंट कंवर्ट करूं ना, मैं है, अगर वो ये किसका- अगर मैं डॉलर में कंवर्ट करूं, दिस मीन इन नेक्स्ट ईयर वी नीड जी। 10 to 15 बिलियन डॉलर्स फॉर इंटरेस्ट पेमेंट ओनली। किधर रुपी डिवैल्यूएशन किधर लेकिन- देख रहे हैं? ये बताएं कि आपका स्टेबल वैसे ही रहेगा, trade deficit है। सारी मैं इंपोर्ट्स आपको एक्सपोर्ट्स को हिला बताता देगा। हूं। आने वाले दिनों डॉक्टर में साहब, देखो, what's the चीज़- solution? चीज़ आपको Please बताता हूं। come up आने with the वाले दिनों में- solution. देखिए सोल्यूशन भी बताता हूं मैं, लेकिन आने वाले दिनों में जैसा कि उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में करेंसी डिवैल्यूएशन, एक्सचेंज रेट जो है वो इम्बैलेंस सर डिस्पैरिटी है, आपके नीचे से जमीन निकल जाएगी। एक्सट्रीम लेवल पे, एक्सट्रीम लेवल पे। से लोगों की आमद होगी। ये आ जाए इस पॉइंट की तरफ आ जाए ना सर, प्लीज। देखिए हमारे जो 26 करोड़ आबादी जो भी है, ठीक है, उसमें से 1 करोड़ 90 लाख से 1 करोड़ आबादी जो हमारे मुल्क से बाहर है, ठीक है, और उनमें से तकरीबन 80% लोग मिडिल ईस्ट में रहते जी, हैं, जी। ठीक है, और जो हमारा मेन सोर्स ऑफ रेमिटेंसेस है वो मिडिल ईस्ट है। एंड वी हैव कलेक्टेड $40 बिलियन आउट ऑफ। अच्छा, अब थोड़ा सा ये आ रहा है, अब मामला ये आ रहा है कि जब ये लोग वापस आएंगे, कंसिडरेशन में नहीं है सर, कोई पॉलिसी गाइडलाइन नहीं है। लेट मी फिनिश Please. जब ये लोग वापस आएंगे तो वापस आने के बाद पहला मरला शुरू होगा ये जो
तकरीबन जो ठीक है, 50 लाख डॉक्टर लोग साहब, कम से कम वापस आएंगे तो इनके लिए रोजगार कहाँ से फराहम ठीक है करेंगे? डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारे साथ जो सियासतदान मौजूद है, थोड़ा सा हम उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। राजा साहब, ऑब्वियसली जब बजट आ रहा था, कल तक की बात हो रही थी, आज बजट पेश होने से पहले तक की बात हो रही थी कि ऑब्वियसली हुकूमत जो है वो फिस्कल डिसिप्लिन और रेवेन्यू एनहांसमेंट और जो इकोनॉमिक ग्रोथ के दावों के साथ जो है वो बजट पेश करेगी। लेकिन फिर मैं आपसे ये सवाल करूंगी, जब एक आम आदमी जो एक लेमैन है, जब टीवी के सामने बैठता है, उसको बड़ा इंतजार होता है कि जी बजट में हमारे लिए क्या है, हमारे लिए क्या रिलीफ है, क्योंकि ये जो इस्लाहात है ना, इससे एक आम आदमी को कुछ लेना देना नहीं। उसको ये पता, उसको सिर्फ इस बात से गर्ज होती है कि जी अशिया खुरोनोश जो है वो उसकी जो कीमतें हैं उसमें कोई कमी बेशी आई है या नहीं आई है, तनख्वाहों में इजाफा कितना हुआ है वो उन्हें पता चल गया। जो मोटी मोटी चीज़ें जिसमें एक आम आदमी का इंटरेस्ट होता है, उनको इस बात से कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कितने जो है तरक्याती मंसूबे हैं, उनके लिए कितना अरब जो है, कितना अरबों रुपये जो है मख्तस किया जा रहा है। K4 पे फिर 10 अरब रुपये मख्तस कर दिए गए। पानी की बूंद के लिए कराची का जो शहरी वो तरस रहा है। सर क्या कहेंगे? देखें, जहाँ तक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का ताल्लुक है, इस दफ़ा सूबों के भी जो डेवलपमेंट फंड है उसमें खातिर ख्वाह कमी का इम्कान है, खदशा है, और जो हालात नज़र आ रहे हैं। फिर मैं बार बार इस पे जोर दूंगा कि ये चूँकि ये एक टेम्परेरी सूरत हाल है, एक ऐसा टाइम है जब पाकिस्तान को दफा के बजट में भी इजाफे की ज़रूरत है, जिसकी कि हमें ज़रूरत महसूस हुई है आज से 1 बरस पहले, और पता चला कि वो भी कितना ज़रूरी है। फिर दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग का भी मामला है, तो इस वजह से अभी सूबों ने चूँकि कुछ कंट्रीब्यूट भी किया फेडरल किटी में, जिसकी वजह से ये अभी इत्तफाक राय से भी आपका एक सवाल बीच में रह गया था, जिसमें आपने इत्तेहादी जमात के हवाले से पूछा था कि उनकी इस मामले में नाराज़गी। तो इस मामले में उनकी नाराज़गी कोई नहीं है, क्योंकि 18वीं तरमीम या NFC अवार्ड में जो सूबों का शेयर है उसको नहीं छेड़ा गया, जिस बात पे कि शायद इख्तलाफ राय था। ये ज़रूर हुआ कि चारों सूबों ने बैठ के और इन सारे मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए, चूँकि ज़ाहिर है दफ़ा वतन जो है वो प्राइमरी उसकी इम्पोर्टेंस है और फेडरल गवर्नमेंट की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उसके बेनिफिशरी तो ओवरऑल पाकिस्तान का हर एक शहरी है। इसी तरह दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग है, इसी तरह दीगर जो सोशल वेलफेयर के मनसूबे हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है या PM यूथ प्रोग्राम है, जो ओवरऑल पूरे चारों सूबों में के लोग उसके बेनिफिशरी, उस हवाले से सूबों ने अपने हिस्से में से रज़ाकाराना तौर, यानी ये चारों चीफ मिनिस्टर्स मौजूद थे उसमें, इंक्लूडिंग KPK कि जो ये फैसला हुआ, इसलिए वो नाराज़गी की तो कोई बात नहीं है। अब जहाँ तक ताल्लुक है कीमतों का, उसमें आप देखें कि 22% की जो चलें राजा साहब, तैमूर तालपुर साहब ने भी ज्वाइन कर ही लिया है, ज़ाहिर है उनकी भी चलें उन्होंने हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन कर लिया है, तो उनसे ही पूछ लेते हैं कि क्या नाराज़गी थी और किस बात पे जो उन्हें मनाया गया। तैमूर तालपुर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, क्या वजह थी जो बजट से कबल जो है आप लोग नाराज़ हो गए और फिर मोहसिन नकवी साहब को आना पड़ा, मनाना पड़ा? क्या किन चीज़ों पे आप लोगों के इख्तलाफात एन उस टाइम पे सामने आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि हम बेसिक आपके जो मेजर कंट्रीब्यूटर हैं इस हुकूमत के, और 2 बार हमने शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया है बगैर किसी शर्त शरूत के, बगैर किसी लालच के। तो हम कम से कम ये डिजर्व करते हैं कि जो आपके फैसले हो रहे हैं उन फैसले साजी के अमल में हमें बराबर का शरीक रखा जाए। हमें पता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो शहबाज शरीफ साहब के हाथ में नहीं हैं, बहुत से इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं, बहुत सी कमिटमेंट्स हमारी IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ हैं जो हमें पूरी करनी है और जो मुश्किल हैं। पर मेरे ख्याल से अगर वो ताल्लुक का और राब्ते का रिश्ता रहेगा तो उनके लिए भी आसानी होगी और हमारे लिए भी आसानी होगी, और जब हम दोनों के लिए आसानी होगी तो हम यही कोशिश करेंगे कि आवाम तक फ़ायदा जाए और जो नुकसान आम लोग, आम शहरी पाकिस्तान के जिस चीज़ के थ्रू जा रहे हैं तो उसमें कुछ बेहतरी आ सके। तो ऐसा कोई मेजर बात नहीं थी, पर एक सिंपल सी बात है कि आपको फैसलों के अमल में हमें साथ रखना पड़ेगा। जो चीज़ उन्होंने आज की, जिस तरह से सब वज़रा आए, वफाकी वज़ीर आए, इसाक डार साहब आए, उसके बाद मोहसिन नकवी साहब आए, तो बेहतर ये नहीं था अगर यही अमल चंद दिन पहले से शुरू कर लेते तो ये एक तलखी ना होती और एक स्मूथ सेलिंग रहती।
अच्छा तैमूर तारपुर साहब, लेकिन जीडीपी ग्रोथ की बात हुई कि उसकी बेहतरी की बात हुई, उसके दावे किए गए कि जीडीपी ग्रोथ जो है बेहतर हुई है, लेकिन अगर हम दूसरी जानिब देखते हैं कि अगर रोज़गार की बात की जाए, सनती तरक्की की बात की जाए और एक आम आदमी की खुशहाली की बात की जाए, तो सर उस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हाँ बिल्कुल, देखें जी, हालात तो अच्छे नहीं हैं, हालात तो ख़राब हैं। जो जंग चल रही है इंटरनेशनली, उसने तो बड़ा फ़र्क किया है। और प्राइसेस की जो बेसिक चीज़ है वो पेट्रोल है। पेट्रोल ऐसी चीज़ है, जब पेट्रोल की प्राइस हाई होती है तो हर चीज़ उसको अफेक्ट करती है और हर चीज़ इन्फ्लेट हो जाती है प्राइसेस के हिसाब से। तो वो मसले मसाइल हैं, वो मसले मसाइल चल रहे हैं। और वो हम तो एक बेसिकली आप ये समझें, वॉर बजट है ये, एक जनरल बजट, नॉर्मल बजट तो है नहीं, एक वॉर बजट है। और वॉर बजट डिफिकल्ट होते हैं। आपको पता है कि सूबों ने अपनी तरफ से भी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस की हैं, चाहे पंजाब हो, चाहे सिंध हो, चाहे केपीके और बलूचिस्तान जैसे छोटे छोटे सूबों ने भी जो कर सकते थे उन्हें कंट्रीब्यूट किया है। तो दिस इज बेसिकली अ वॉर बजट। और मेरे ख्याल से जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर तो हम सही जा रहे हैं। अच्छा, ये तालपुर साहब एक चीज़ का बस मैं आपसे जवाब चाहूँगा, ये आफ्टर 18 अमेंडमेंट जो सूबों की कैपेसिटी थी, कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर काम करना था, नए रिसोर्सेज की डिस्कवरीज करना था, उस एंड पर सिंध गवर्नमेंट ने क्या काम किया है, मैं ज़रा इस पे चाहूँगा थॉरली अगर आप इसका जवाब दे सकें कि इसके ऊपर क्या हुआ है। क्योंकि अभी तक हम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं एंड एज पर द रेशियो हम दीगर प्रोविंसेस के मुकाबले में अभी तक डाउन साइड पर हैं, डाउनवर्ड हमारी जो है वो प्रोग्रेस हो रही है। इसको कैसे लेवल अप करेंगे ये ज़रा बताइएगा। और फिर ये जो अवेलेबल रिसोर्सेज की बात हो रही है जो आपके पास हैं, प्लस ये कि जो आपको वफाक से भी मिल जाएंगे, गोइंग फॉरवर्ड आपके पास ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिससे आप ये जो कंपटीशन बिटवीन जो प्रोविंसेस चल रहा है इसको जो है आप अचीव कर सकेंगे और पंजाब को और रेस्ट ऑफ द कंट्री को पीछे छोड़ सकेंगे। इज देयर एनी आइडिया, को कुछ ऐसा प्लान है पाइपलाइन में? प्लीज़ देखिए जी, पहली बात तो हम किसी को पीछे छोड़ना नहीं चाहते। हम चाहते हैं तरक्की सिंध की, हम चाहते हैं तरक्की पंजाब की, बलूचिस्तान की, हर प्रोविंस की हम तरक्की चाहते हैं। हमारा कोई एज सच कोई कंपटीशन नहीं है। वी वांट बेहतरी पाकिस्तान के लिए चाहिए, तो सबको बेहतर होना पड़ेगा। सर प्रोग्रेस के अंदर तो कंपटीशन बड़ी हेल्थी चीज़ होती है। बिल्कुल हेल्दी चीज होती है, पर हम कोई बददुआगू नहीं, हम दुआगू ही हैं पंजाब के लिए भी और बाकी हम सब एंटिसिपेट भी ना करें, मतलब आप ये कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, देखिए आपने बात की ना, आपने 18th अमेंडमेंट के बाद आपने क्या किया। आज 18th अमेंडमेंट के बाद जो सबसे बड़ा तमगा है, जो वाहिद सिर्फ और सिर्फ सूबा सिंध के पास है और किसी सूबे ने अचीव नहीं कर सका, जिस तरह से हमने थर्ड कोल को डेवलप किया। आज पूरी दुनिया इंटरेस्टेड है हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने में, हमारी कोल्स माइन खरीदने में, हमारे साथ काम करने में। तो थर कोल का जो प्रोजेक्ट है, जो आज थर के कोयले से हम पूरे पाकिस्तान की को बिजली सप्लाई कर रहे हैं, हम किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोई और सूबा ऐसे आपको? आपकी बात सुनकर ये आपकी बात सुनकर मेरे गेस्ट जो स्टूडियो में मौजूद हैं वो हंस रहे हैं, लेकिन इट इज टेक्निकली समवेयर अराउंड 300 मेगावाट्स और प्लस माइनस 350 मेगावाट्स तक इसकी ओवर कैपेसिटी कर ली गई है। बट पूरे मुल्क को सप्लाई करना, you know, that's a big question. But we have a capacity, we have a potential. Solar के हमारे पास 300 मेगावाट तो अभी है। जी जी, we plan to go up to 1200 megawatts with time. अच्छा, लेकिन तैमूर तारपुर साहब, आप लोग बिला शराकत गैर 18 साल से ऑब्वियसली आपकी गवर्नमेंट है, ठीक है, तो उसमें मेरे जो साथी यहाँ पे जो गेस्ट बैठे हुए वो कह रहे हैं 18 साल में 18 अमेंडमेंट का सिर्फ यही फायदा हुआ है। नहीं, आप देखें पूरे कराची को, जो फ्लाईओवर्स कराची में हैं, जो अंडरपासेस कराची में हैं, जिस किस्म के अस्पताल सिंध के सूबे में हैं, कराची में हैं, क्या इसकी मिसाल और किसी सूबे में मुझे बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं प्लीज मुझे बताएं, मैं अस्पताल को कंपेयर करूं। ठीक है खुरम रोकड़ी साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं तैमूर तारपुर साहब की भी और राजा कमरुल इस्लाम साहब की भी। सर आप क्या कहेंगे, क्योंकि हम तो ये देख रहे हैं कि K4 का मंसूबा वो कितने सालों से जो है वो बन रहा है और अब तक वो मंसूबा मुकम्मल नहीं हो पाया, और अब फिर हम बजट में देख रहे हैं कि K4 के लिए 10 अरब रुपए मजीद मख्तस कर दिए गए हैं। सर क्या कहेंगे आप? अच्छा, खुरम रोकड़ी साहब जो है हमारे पास मौजूद नहीं आए, गेस हम उनसे दोबारा रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मैं ये जानना चाहती थी, पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे आया है 25-26 के मुताबिक पाकिस्तानी अवाम जो है 6 साल पहले के मुकाबले में अब गंदम, चावल, दालें, दूध और गोश्त कम मिकदार में इस्तेमाल करें, तो ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल नहीं है?
यहाँ तो बड़ा सब कुछ अच्छा है कि बात हो रही है कम सर। मतलब परचेजिंग पावर नहीं है और तो कहाँ से खरीदेंगे? फॉरेन एक्सचेंज ठीक है ना? आपका बचा रहे हैं दूसरी सर। बात कि जब आप वहाँ अपना पैसा बच रहा है में यासिर साहब जब अपने सारे पैसे आप गैस पानी और बिजली के बिल में दे देंगे तो बचेगा क्या? कहते हैं ना, गैस के बिल, पानी के बिल, बिजली के बिल, इतने सारे बिल मिले कि हम बिल बिला के रह गए। ये तो पूरी कौम जब इन चीजों में बिल बिला रही है तो जरूरियाती जिंदगी कहाँ से खरीदेगी? कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी के अंदर इसकी वजह से हम प्लीज सब 18वीं तरफ हमारी बड़ी अच्छी है। इसको सप्रेस करके हम अचीव कर रहे हैं। वी आर लिविंग विद द 250 मिलियन पॉपुलेशन और हम इसको सप्रेस कर रहे हैं, हम डिमांड साइड को कर्टेल कर रहे हैं। ये कैसी मूव है हमारी? ये इकोनॉमिक अप्रोच है। बात बोली गई कि दुनिया हमारे रिसोर्सेज पे इन्वेस्ट करना चाह रही है। जी जी बिल्कुल, मैं इत्तेफाक नहीं करता। प्लीज लेट हिम स्पीक, प्लीज प्लीज प्लीज। आई एम नॉट एग्री विद दैट स्टेटमेंट। मैं इसको एनालाइज कर रहा हूँ जी। अभी अमेरिका ईरान जंग चल रही है जी मिडिल ईस्ट अफेक्टेड है। सबने देखा दुबई की और यूएई की प्रॉपर्टीज का वहां पर क्या इम्पैक्ट है। यार गॉन मोर देन लेस। Exactly. ठीक है ना? अब ये पैसा कहाँ जा रहा है सारा दुबई से निकल के? हाँ पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा है? इस वक्त पाकिस्तान जो है सबसे मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेस हो सकता था। हो सकता बिल्कुल हो सकता यू वेरी राइट। बिल्कुल कोई हो भी सकता था। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाना नहीं चाह रहा वापस। इवन के पाकिस्तान खुद नहीं लाना चाह रहे अपना पैसा वापस। क्यों? वो तो कह रहे हैं फॉरेन दो इन्वेस्टमेंट को तीन रीजन अट्रैक्ट कर रहे है। हैं। मैं दो तीन रीजन हाईलाइट करना प्लीज चाहूंगा प्लीज पहले। प्लीज गो ऑन। एक, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है ना? पॉलिसीज ही नहीं है। अपनी पॉलिसीज बनती ह्यूज हैं, कॉन्ट्रडिक्शन। पॉलिसीज बनती हैं एज पर देयर बेनिफिट्स, पॉलिटिकल बेनिफिट्स। मैंने लास्ट ईयर एक बात बोली थी इस आपके प्रोग्राम में, बजट प्रोग्राम में, कि डिफेंस के बजट के हवाले से कि डिफेंस का बजट क्यों फेडरल खाली कंट्रीब्यूट करे, सूबे क्यों नहीं करें। इस साल वो इंप्लीमेंट किया। मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि आप पॉलिसीज को इंडिपेंडेंट करें, इररिस्पेक्टिव हुकूमत कोई भी कर रहा हो। आज वाशिंगटन की हुकूमत है, Free कल market के ऊपर कल चलना गुलाम है, मुस्तफा जो आ जाए, कल determine उसके बाद करेगा। कोई और आ जाए, ठीक हो XYZ। गया, ठीक है। आपकी कंसिस्टेंट पॉलिसीज होंगी 10 इयर्स 20 इयर्स की, इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना? एक कंसेंसस consistency डेवलप हो। करें और इसके ऊपर आप एक अमेरिका चार्ट देखें, तो ये अमेरिका में बैच देखें, की जा आप सकते हैं, अमेरिका में देखें, definitely। रिपब्लिकन पार्टी हो या कोई डेमोक्रेटिक पार्टी हो, रियलिस्टिक है। रियलिस्टिक चलता है। पाकिस्तानी जो ये जो आपका डेमोक्रेसी है, जो हमारा डिप्लोमेटिक सिस्टम है, जो प्रिवेल करता है, उसके अंदर ये पॉसिबल है। अगर नीयत की जाएगी तो पॉसिबल हो सकता है। बात ये जी, जी। है। दूसरी चीज, होल स्टेटमेंट ऑफ दिस whole statement. होल स्टेटमेंट बिकॉज़ व्हाई इज There are some points we can नहीं bargain मैं on. आई डिसएग्री समहाउ। ठीक है, ठीक है। उसकी वजह Take your position. अच्छा, कौन लेगा कौन बनाएगा पॉलिसी? आपके ब्यूरोक्रेट्स, वही ब्यूरोक्रेट्स जो कि So आपके do you जो agree कि कि फ्यूडल day-to-day लॉर्ड्स भी basis पे हैं चल रहा है? एक्चुअली। Ad hoc लगा हुआ है? जी ऐसे ही, क्योंकि वही ब्यूरोक्रेट्स कहीं ना कहीं फ्यूडल लॉर्ड्स भी हैं। वही ब्यूरोक्रेट्स आते कैसे? देखिए मैं आपको एक अपना पर्सनल बताऊं। मैंने ये बहुत पहले एक दफा उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी और मेरा आई हैड अ डिस्कशन विद इमरान खान साहब ऑन द इन फ्रंट। उनसे ये कहा था कि जी आप सीएसएस का जो एग्जाम है, आपके सीएसएस एग्जाम में आपको पता है क्या है? सारा का सारा रट्टाफिकेशन है। आपकी कॉग्निटिव अप्रोच नहीं है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशंस नहीं है। यानी कि जो लोग आपके टैक्स रिफॉर्म्स में भी जाते हैं या जो कि आपका सिस्टम्स बना हुआ है, आपकी कौन से ब्यूरोक्रेट्स बनना है, वो डिसीजन लेते किस मदद पर? मैं अभी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट with your performance, एग्जैक्टली आप performance लेकर analyze कर सकते हैं कि what you are actually producing. I देखिए absolutely गवर्नमेंट agree आएगी, with you. जैसे देखिए Absolutely गवर्नमेंट agree. आएगी 5 साल के लिए चला जाएगा, मिनिस्टर आएगा, change कौन करेगा? इसको देखिए, चेंज problems करने तो के लिए बहुत आपके है, लेकिन कौन bureaucracy- करेगा? That's the different story altogether. इसको change करना Problem ये है। नहीं है, that's the point. जनाब एक Question. मसला ये Please, भी है please, यासिर Dr. साहब, Go on, जो go on. गवर्नमेंट आती है ना, तो जितना पैसा खर्चा करके आती है तो उसका Question remains same. Is there any plan? जैसे उन्होंने कहा कि policies हैं implement हो रही हैं. There are no There's no plan. Please, Dr. Shah. बिल्कुल भी प्लान नहीं। देखिए पहली बात तो ये कि जो लोग आते हैं इख्तिदार में, वो जितना पैसा खर्चा करके आते हैं तो उनकी पहली ऑब्जेक्टिव ये होती है कि उस पैसे को रिकवर करें। ठीक हो गया। पहले, और अगले इलेक्शन की तैयारी के लिए पैसा जमा करें, तो इनकी ऑब्जेक्टिव ही चेंज हो जाते हैं। ये दुनिया की रूलिंग एलिट से हमारी रूलिंग एलिट बिल्कुल डिफरेंट है। तो question is कि who will make the economic policy? आप उस ब्यूरोक्रेट को क्यों नहीं पकड़ते जो कि 28 से 28 साल से Sir, बैठा हुआ है? accountability Sir, नहीं है नहीं आपके लिए। accountability। आपके जिस तरह साथ उनकी सारा, accountability नहीं। obvious- There is उनके no बच्चे policy. बाहर पढ़ रहे हैं, उनकी तमाम Nobody चीजें is बाहर हैं account जायदादें। for. आप नहीं कर सकते आप उसको। पॉलिटिशियन पे तो नैप बिठा देते हैं। कितने प्रिंसिपल ठीक है सेक्रेटरी तंजीर साहब, मैं क्योंकि बिल्कुल ब्रेक का सही कहा कह जा रहे रहा हैं, है, मैं agree करता हूं कितने इनसे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी अंदर तंजीर हुए आज साहब तक? ब्रेक का कहा जा रहा है, हम ब्रेक की जानिब जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से जोड़ेंगे। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।